जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सभी मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के लिए मैं सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना की महामारी से माता रानी सबसे पहले इस छत्तीसगढ़ को, पूरे भारत को और पूरे विश्व को इस कोरोना की महामारी से निजात दिलाएं। ये पहले मैं कामना और प्रार्थना करता हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को जगाने के लिए धरना का आयोजन कर रही है, क्योंकि कोरोना संबंधी अव्यवस्थाएं पूरे छत्तीसगढ़ में अपने सर चढ़कर बोल रही हैं। निश्चित रूप से यह एक प्राकृतिक आपदा है या जिस तरह की स्थिति जो निर्मित हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहना चाहूँगा कि बहुत सारी समस्याएं इस भूपेश बघेल सरकार की द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं हैं, भूपेश बघेल जनित समस्याएं हैं। इस बात के कारण जो अव्यवस्था को बिगाड़ा गया है, जो रेमडेसिविर की स्थिति बना दी गई है, जो आज जांच नहीं हो पा रहा है कोरोना के मरीजों का, जो बेड नहीं मिल पा रहा है, इसमें इस सरकार द्वारा भूपेश बघेल जनित भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और छत्तीसगढ़ के हमारे भाइयों ने, बहनों ने, छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन ने हमको, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का, विपक्ष में काम करने का भूमिका सौंपा है। आज व्यवस्था हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन हमारे कंट्रोल में नहीं है, कलेक्टर, एसपी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हमारे अंडर नहीं है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथीगण जो सकारात्मक कर सकते हैं, जो कोरोना के नियंत्रण के लिए अपना बेस्ट योगदान दे सकते हैं, वह योगदान भी दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वह हमारा जिम्मेदारी है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी हमको दी है, तो हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इस सरकार द्वारा जो अव्यवस्थाएं पैदा की जा रही हैं उसको भी हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के सामने लाएं और इस सरकार के करतूतों के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को अवगत कराएं। इस दृष्टिकोण से आज का यह धरना पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया है और इसी अंतर्गत मैं भी यह लाइव वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है, आप सब लोगों को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना अपने सर चढ़कर बोल रहा है और जो कोरोना के मरीजों की संख्या है, संक्रमण की संख्या है, मृत्यु की संख्या है, छत्तीसगढ़ के जनसंख्या के अनुपात में हम देखें तो भारत के किसी भी प्रदेश से हम तुलना करें तो स्थिति अत्यंत भयावह है। और आप सब लोगों को पता है कि आंकड़ों को भूपेश बघेल की सरकार छिपाने का भी दुष्प्रयास कर रही है। आप सब लोगों को पता है कि आज कोरोना के टेस्ट ही नहीं किए जा रहे हैं। किसी भी जगह में हम जा रहे हैं टेस्ट कराने के लिए तो स्लाइड नहीं है, कुछ भी कह करके टेस्ट ही नहीं किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ मृत्यु के आंकड़ों को भी छिपाया जा रहा है। मैं एक ही बात रखना चाहता हूँ कि जितने लोगों की मृत्यु भूपेश बघेल की सरकार बता रही है, उन लोगों का नाम प्रतिदिन अखबारों में सार्वजनिक किया जाए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि उन लोगों के अलावा और अनेक लोगों की मृत्यु कोरोना से जा रही है। तो इस संवेदनशील विषय में जब पूरा छत्तीसगढ़ कोरोना की मार झेल रहा है, ये आंकड़ेबाजी करके अपने राजनीति करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक बात है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस सरकार के एक विधायक को आप लोगों ने देखा होगा कि उनका उम्र भी नहीं हुआ था और ये कोरोना वैक्सीन लगवा लिए। छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहनों के हक को मार करके ये कोरोना वैक्सीन इनके विधायक लगा लेते और ये कोरोना वैक्सीन को लगा लिए। एक तरफ तो ये उम्र पूरा नहीं हुआ है और कोरोना वैक्सीन को लगाने में आगे आ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ यही सरकार है जो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा जो कोवैक्सीन निर्मित की गई है, उसका यही सरकार विरोध करती है। हर्ष मंदर जी जो भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको सार्वजनिक रूप से कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो कृत्य है वो गलत है। दोस्तों, 1.5 महीना तक ये लोग कोवैक्सीन को यूज नहीं करने दिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी वैक्सीन को यूज करना है कि नहीं करना है,
ये वैज्ञानिकों द्वारा लिया जाने वाला निर्णय है, ना कि किसी नेता के द्वारा लिए जाने वाला निर्णय है। दोस्तों, जब ब्राजील उस वैक्सीन को स्वीकार कर रहा था, जब कनाडा उस वैक्सीन को स्वीकार कर रहा था, हमारा छत्तीसगढ़ को वैक्सीन को स्वीकार नहीं किया, छत्तीसगढ़ सरकार के लोग उसको स्वीकार नहीं किए। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक बात है। ये निर्णय लेना नेता का काम नहीं है, वैज्ञानिकों का काम है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे भारत के वैज्ञानिकों का अपमान किसी ने किया है तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। एक तरफ बिना उम्र हुए इनके विधायक वैक्सीन लगा रहे हैं और दूसरी ओर उसी वैक्सीन का ये विरोध भी कर रहे हैं। इस तरह की गंदी राजनीति करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब ने देखा कि एक तरफ जब कोरोना की भयावहता बढ़ती जा रही थी तो जिस तरह से वेंटिलेटर का प्रयोग की व्यवस्था करनी थी, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करनी थी, जिस तरह से हॉस्पिटल के बेड की संख्या बढ़ानी थी, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी, उसके बजाय ये लोग क्या करने लगे? ये लोग करने लगे क्रिकेट का आयोजन करने लगे। और वहां पूरे प्रदेश ने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री स्वयं बिना मास्क पहने पहुंचे और गांव-गांव तक टिकट बंटवा करके एक कोरोना को गांव-गांव तक फैलाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। दोस्तों, अत्यंत दुखद बात है कि रेमडेसिविर को लेकर या अन्य जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर जो कालाबाजारी चल रही है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। दोस्तों, एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, एम्स दिल्ली के आज कई डॉक्टरों से मेरी बात हो रही थी, यहाँ छत्तीसगढ़ के एम्स के भी डॉक्टरों से कई लोगों से बात हुई। आप लोग डॉक्टरों से सलाह लें। बहुत सारे केस में रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर लगाने को लेकर के कई सारे पैसे वाले लोग रेमडेसिविर को बिना जरूरत के लेकर फ्रिज में रख ले रहे हैं। यह भी हमको नहीं करना चाहिए। एक आम जनता के रूप में जिसको आज जरूरत है उसकी उपलब्धता को महसूस करना चाहिए और किन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, जो स्टेरॉइड है और एक दो जो दवाइयाँ हैं उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, तो उन सब का भी उपयोग हमको करना चाहिए। और जिसको ज़रूरत नहीं उसको ज़बरदस्ती रेमडेसिविर देने के लिए हमको हो हल्ला भी नहीं करना चाहिए। और कई लोग बिना ज़रूरत के आज अपने फ्रिज में रख ले रहे हैं महंगे महंगे दामों में रेमडेसिविर को लेकर। इस तरह के काम को भी हमको नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। यह भी मैं जनता जनार्दन से हर व्यक्ति से अपील करना चाहता हूँ। और दूसरी ओर सरकार की तो बात ही अलग है। आप सब लोग जानते हैं ये लोग कालाबाजारी के पूरे मास्टर लोग हैं और कालाबाजारी पूरे छत्तीसगढ़ में सर चढ़ करके बोल रहा है। दोस्तों, रेमडेसिविर के जो कालाबाजारी करते हुए पकड़ाए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, प्रिवेंटिव सेक्शन लगाए गए थे, जबकि आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत कठोर एफआईआर करके उनको तत्काल जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन ये सीआरपीसी के अंतर्गत केवल प्रिवेंटिव एक्शन ही लिए, जो कि दर्शाता है कि आखिर कालाबाजारियों के साथ मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। दोस्तों, दूसरी ओर भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी के बीच एक गैंग वार चल रहा है। जब ये विपक्ष में थे तो एक प्रदेश के अध्यक्ष थे, एक नेता प्रतिपक्ष थे और अपने आप को स्वयं को जय वीरू की जोड़ी कहते थे। ये जय वीरू की जोड़ी आज जय वीरू की जोड़ी नहीं रह गई है, बल्कि एक गैंग वार में बदल गया है। और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच के राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा का द्वंद्व है उसकी परिणति को पूरे प्रदेश की जनता भुगत रही है। दोस्तों, राज्यपाल महोदया द्वारा जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई उसमें विभागीय मंत्री अनुपस्थित रहे। कोविड के बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बुलाया जाता। स्वास्थ्य मंत्री सार्वजनिक तौर पर इस बात का इजहार कर चुके हैं। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी जब कोरोना की मीटिंग ले रहे थे तो भूपेश बघेल जी उस मीटिंग में शामिल होना भी जरूरी नहीं समझे और असम के चुनाव प्रचार में लगे रहे। और मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें शामिल नहीं हुए। दोस्तों, इस तरह की स्थिति है। कोविड के नाम पर भूपेश बघेल जी घृणित राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक सर्वदलीय बैठक की बात कही गई। पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा गया कि वेबएक्स मीटिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, लेकिन 1 घंटा मीटिंग से पहले ही कह दिया गया कि लिंक फेल हो गया है। और प्रदेश अध्यक्ष जी जसपुर में थे, लेकिन लिंक फेल हो गया कह करके कलेक्ट्रेट में मीटिंग अचानक कराई गई। उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उपाध्यक्ष को भेजा, लेकिन उसके बाद भी भूपेश बघेल जी बाहर आकर बयान देते हैं कि सर्वदलीय बैठक में आना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जरूरी नहीं समझते।
जबकि इनका लिंक फेल हो गया है। जैसे इनका सिस्टम और व्यवस्था फेल हो गया है, वैसे लिंक फेल का इन्होंने बहाना बनाया और उसके बाद आकर प्रदेश अध्यक्ष जी को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को मीटिंग में शामिल नहीं होने का बयान दे करके एक घृणित राजनीति करने का काम भूपेश बघेल जी ने कहा कि ने किया। दोस्तों, दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों की लाश बिछ रही है और दूसरी ओर आप सब देखे कि चित्रकूट से किस तरह का वीडियो वायरल हुआ कि असम के कांग्रेस प्रत्याशियों को ये सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के लाश के बीच में बोकरा भात करा रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायकों ने, सांसदों ने एक एक माह की सैलरी को खर्च करने का निर्णय लिया है। विधायक निधि से 25-25 लाख रुपए कोरोना से लड़ने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह से सांसद महोदयों द्वारा भी अत्यधिक फंड इस संदर्भ में दिया जा रहा है। अपनी जितनी सीमा है विपक्ष में रहते हुए, व्यवस्था हमारे पास नहीं है, बजट हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बावजूद जो कुछ किया जा सकता है वो सब हमारे पार्टी के हम सब लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जिलों में कलेक्टर से मुलाकात करके चर्चा की है कि हमसे क्या रोल की अपेक्षा कर रहे हैं, आप क्या सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा कर रहे हैं, वह भी हम करने को तैयार हैं। मुख्य सचिव जी को भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों ने सुझाव दिया है। राज्यपाल महोदया से भी भाजपा के लोग मिल करके चर्चा किए हैं। इसके अलावा चाहे सैनिटाइजर की बात हो, सूखा राशन की बात हो, मास्क वितरण की बात हो, इन सब में भी भाजपा के लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। और समन्वय समिति का निर्माण भाजपा ने किया है रमन सिंह जी की अध्यक्षता में, जिससे केंद्र से जिस भी तरह का सहयोग की अपेक्षा रहेगी उसमें हमारे वरिष्ठ लोग रमन सिंह जी की अध्यक्षता में जो समन्वय समिति है वह बात कर सकेगी। इस दृष्टिकोण से समन्वय समिति का भी निर्माण किया गया है। ये सारे सकारात्मक रोल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा मैं एक विषय और रखना चाहूँगा कि शराब के पर इन्होंने सेस लगाया है। प्रत्येक बोतल पर 20 रुपए का सेस लगाया है, उससे 400 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। इसके अलावा मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जिन जिलों में माइनिंग होती है वहाँ डीएमएफ की व्यवस्था को मोदी जी ने लागू किया है। और हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जैसे जिले हैं जहाँ 200 करोड़ के लगभग डीएमएफ का पैसा आता है। दंतेवाड़ा जैसा जिला, जहाँ दंतेवाड़ा रायगढ़ जिला है, जांजगीर जिला है, जहाँ लगभग 100 करोड़ रुपए तक के पैसे डीएमएफ के माध्यम से आते हैं। इन पैसों का उपयोग ये लोग कोरोना से लड़ने के लिए क्यों नहीं किए और इन पैसों का कैसे इन्होंने बंदर बांट किया, इसका हिसाब छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहनों को इनको देना चाहिए। और विपक्ष की राजनीति में हम लोग हैं, हमारा अधिकार बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इस आवाज को उठाएं और इसका हिसाब इस सरकार से मांगें और जनता के सामने इस बात को रखें। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भूपेश बघेल के राज में छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ये लोग कुछ नए बेड की व्यवस्था 1 साल में नहीं किए हैं, रेमडेसिविर की कालाबाजारी करा रहे हैं और आज यहाँ तक कोरोना का जांच भी नहीं कर रहे हैं। ये संख्या को, डाटा को कम दिखाने की, आंकड़ेबाजी की राजनीति करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यजनक बात है। दोस्तों, आज कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा है, आज हमारे भाइयों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस तरह की स्थिति है, बेड अगर बनाए होते, डीएमएफ की राशि का उपयोग किए होते, शराब पे जो शेष लगा के 400 करोड़ इकट्ठा किए उसकी राशि का उपयोग किए रहते तो इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होती। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी छत्तीसगढ़ में 2003 में, उसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ में 2 मेडिकल कॉलेज थे। भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के दौरान आज हम बात करें तो लगभग 10 से ऊपर मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में अगर 1 साल में ढंग से व्यवस्था को बढ़ाया गया होता, अगर बेड का निर्माण किया गया होता, यहाँ पे शराब के शेष के 400 करोड़ रुपया को, डीएमएफ के हजारों करोड़ रुपया को अगर सही उपयोग किया गया होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। और विपक्ष की राजनीति करने के धर्म के नाते मैं ये बात हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के सामने रखना चाह रहा हूँ। दोस्तों, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस सरकार की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी से पूरे छत्तीसगढ़ के लोग त्रस्त हो गए। लेकिन अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ के भाइयों से भी कुछ अनुरोध करना चाहूँगा। अव्यवस्था का आलम किस तरह का है ये आप सभी लोग जान रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि किसी भी स्थिति में आप सब लोग कोविड के गाइडलाइन का, कोविड के नियमों का पालन करें, किसी भी तरह का उल्लंघन ना करें।
और कोशिश करें कि आपको कोरोना हो ही ना पाए। दोस्तों, जब अगर अभी कोरोना हो जा रहा है ना, तो इस तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के राज में है कि आदमी की जिंदगी और मौत पूरी तरह से भगवान के भरोसे हो जा रही है। लोग आज मैं कई जिलों के जो कोविड सेंटर हैं उनके अंदर किस तरह की व्यवस्था है वहाँ जो होकर आया है वह व्यक्ति जान रहा है। दोस्तों, एक एक दवाई के लिए हजारों लोगों के लाइन के बीच में घुसना पड़ रहा है। इस तरह की अव्यवस्था की स्थिति में सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ना हम तो खुद को कोरोना होने दें, ना अपने से अगर अपने अंदर कोई चांस है तो किसी दूसरे को कोरोना फैलने दें। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। इस बात को हम सब लोग समझें। दूसरा मैं बात रखना चाहूंगा कि सभी हमारे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के भाई बहन, सब लोग कोरोना की वैक्सीन को लगवाएं। वैक्सीन आप तत्काल लगवाएं। वैक्सीन का वैज्ञानिकों द्वारा पुष्ट वैक्सीन है। इसके लगने से काफी फायदा हो रहा है और अभी संक्रमितों की संख्या में या कोरोना से मृत होने वाले लोगों की संख्या में भी जो ज्यादा 45 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनमें काफी कमी आई है, जो सामान्य रूप से कॉमन सेंस के आधार पे वैक्सीन के प्रभावशीलता को इंगित भी करता है। तो सब लोग वैक्सीन लगाएं। ये दूसरा मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी दवाई हो, कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर हो, जिस व्यक्ति को अभी जरूरत नहीं है तो भविष्य में जरूरत पड़ जाएगी, इस नाम से कोई पैसा वाला उसको घर में होर्डिंग ना करे। आज जिसको जरूरत है उस व्यक्ति को मिले, इस बात की हम सबको चिंता करनी चाहिए। इसके अलावा हम सब लोग एक दूसरे को संबल प्रदान करें, एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करें। जहां पे फिजिकल नहीं पहुंच सकते, फोन के माध्यम से जिसको जितनी जो मदद कर सकते हैं वह सब मदद करें। आज समय की मांग है, हम सब लोगों को मिलकर के लड़ाई लड़नी है और पहली जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि हम स्वयं को कोरोना ना होने दें और न ऐसा कोई कार्य करें जिससे दूसरों को कोरोना फैले। ये हम सब की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों को समझते हुए हम सब लोग काम करें, यही आशा और विश्वास करता हूं मैं। और विशेषकर युवा साथियों को, पहले के कोरोना में युवाओं को कम प्रभाव हो रहा था, लेकिन अभी के कोरोना में हमारे युवा साथियों को भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और युवा साथियों को बहुत सारे काम करने के लिए निकलना भी पड़ता है। तो लॉकडाउन की स्थिति समाप्त भी हो जाए, आप टीका भी लगवा लें, तब भी आप विशेष सतर्कता रखें, क्योंकि एक युवा की अगर मृत्यु होती है तो पूरा परिवार टूट जाता है और युवा को काम के मामले में, रोजगार के मामले में कई बार निकलना भी पड़ेगा। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब भी निकलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप लोग विशेष जिम्मेदारी को अपनी महसूस करें और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम सब लोग कोरोना से इस लड़ाई को लड़ें। और भूपेश बघेल जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप संवेदनशील बनिए, संवेदनहीन मत बनिए। और हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के लिए शराब के शेष से जो 400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, डीएमएफ से जो हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, उसका सही उपयोग करते हुए, कालाबाजारी को रोकते हुए, एक व्यवस्था खड़ा करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को काल के गाल में समाने से बचाएं, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों, आप सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने गांव वालों का ध्यान रखें, सभी एक दूसरे की मदद करें। इसी आशा और विश्वास और आह्वान के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम जीतेंगे ही, कोरोना हारेगा ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।